गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। जैसा आप सब लोग जानते हो कि मैं हर संडे को यूपी पुलिस की री एग्जाम का जीएस का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आता हूं और आज फिर मैं एक बार हाजिर हूं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत बहुत शानदार और दमदार चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और बच्चों, अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें जिससे कि आपकी एक वैकेंसी यूपी पुलिस री एग्जाम में सुनिश्चित हो सके। तो बच्चों, हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बरेली और ऑप्शन डी झांसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। मैं आपको बता दूं, मथुरा में एक और महत्वपूर्ण है जो बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान। क्या है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो मथुरा के मखदूम में स्थित है। कहां पर? मथुरा के मखदूम में स्थित है। क्लियर है ना? याद रखना कहां पर है। और उसके अलावा और मैं बता दूं, यदि मथुरा में एक और महत्वपूर्ण है, वो है आपका राष्ट्रीय भागवत गीता संग्रहालय। राष्ट्रीय भागवत गीता संग्रहालय भी कहां पर है? तो वो भी आपके मथुरा में है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए तो आपके सामने है, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? तो मैं आपको बता दूं, दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र। दो नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के मध्य का उपजाऊ जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो पहली बार किस सुल्तान ने समझा था? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह और ऑप्शन डी बलवंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इल्तुतमिश। क्लियर है ना? दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। क्लियर है ना? अब इल्तुतमिश की बात बताऊं तो यह जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। क्लियर है ना? उसके अलावा इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। कहाँ की? लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की, या दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। क्लियर है ना? राजधानी स्थानांतरित की। मेरा कहने का मतलब यह है कि वैसे तो दिल्ली सल्तनत पर जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है जो 1206 में था, लेकिन वास्तविक संस्थापक यह है जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उस समय जो दिल्ली की राजधानी थी, मैं आपको बता दूं, उस समय जो दिल्ली की राजधानी थी वो लाहौर थी। किसके समय? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय थी। किसके समय थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय थी। क्लियर है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने यहाँ इसे हस्तांतरित कर दिया। उसके अलावा इल्तुतमिश ने दो मुद्राएं चलाई, एक थी टका और एक थी जीतल। क्लियर है ना? टका और जीतल। क्लियर है ना? एक चांदी की थी और एक तांबे की थी। जो टका था वो चांदी का था, चांदी का टका और तांबे का जीतल। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस की पूछ रहा है वो कि ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस क्या होती है? ऑप्शन ए ठोस अमोनिया, सॉलिड अमोनिया, ऑप्शन बी ठोस सल्फर ऑक्साइड, सॉलिड सल्फर और डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी ठोस नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। जो CO2 होता है, इसको आप सब लोग जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है। CO2 जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह ठोस अवस्था में होती है, किस अवस्था में? जब CO2 ठोस अवस्था में होती है तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्लियर है ना? और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो CO2 गैस है, आप सब लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है। सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है। क्लियर है ना? सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली कौन सी गैस है? तो CO2 है। क्लियर है ना? और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जो CO2 गैस होती है यह शॉर्ट वेव के लिए, किसके लिए? शॉर्ट वेव के लिए, शॉर्ट वेव और एक होती है लॉन्ग वेव, एक होती है लॉन्ग वेव। तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग वेव को कहते हैं धरातलीय तरंग है। कौन सी तरंग है? धरातलीय तरंग है। धरातलीय तरंग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग वेव होती है जब प्रकाश आता है पृथ्वी तक और पृथ्वी से फिर वापस जाता है, उनको कहते हैं हम लोग लॉन्ग वेव। और जो शॉर्ट वेव वो होती हैं जो सूर्य से पृथ्वी तक आती हैं, उन्हें शॉर्ट वेव या लघु तरंगें कहते हैं। लघु तरंगें कहते हैं। तो याद रखना, जो CO2 गैस है ना, लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शिता का काम करती है। किसका? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का काम करती है, ट्रांसपेरेंसी का काम करती है। जबकि लॉन्ग वेव के लिए यदि बात की जाए तो ये लॉन्ग वेव के लिए जो CO2 है ये अपारदर्शिता का काम करती है। किसका? अपारदर्शिता का काम करती है। क्लियर है ना? अपारदर्शिता का काम करती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष 2024 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? किसके लिए? हिंदी के लिए। क्लियर है ना? ऑप्शन ए जावेद अंबर, ऑप्शन बी के वैशाली, ऑप्शन सी गौरव पांडे और ऑप्शन डी रणधीर। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जो साहित्य अकादमी, एक तो युवा पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और एक दिया जाता है बाल पुरस्कार। और एक कौन सा दिया जाता है? बाल पुरस्कार। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाल पुरस्कार है वो तो कितने लोगों को दिया गया है? 23 लोगों को दिया गया है। जबकि युवा पुरस्कार है वो कितने लोगों को लिए दिया गया है? 24 के लिए। क्लियर है ना? और याद रखना, जो ये है संस्कृत भाषा के लिए अभी दिया नहीं गया या घोषणा नहीं की गई। किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए अभी नहीं दिया गया। क्लियर है ना? अभी नहीं दिया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये हिंदी के लिए हो गया, और एक और आप याद कर लेना, जो वैशाली हैं, वैशाली को इंग्लिश या अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, आपके एग्जाम में हिंदी या अंग्रेजी इससे ज्यादा पूछा कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, कौन सी 9वीं अनुसूची संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य परिषद, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भूमि सुधार और ऑप्शन डी जनजातीय क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, भूमि सुधार। क्लियर है ना? ये जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो अनुसूचियों, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो तब उनकी संख्या कितनी थी? 8। क्लियर है ना? 8 कब थी? जब संविधान का निर्माण हुआ। क्लियर है ना? संविधान का जब निर्माण हुआ
तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 8। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो याद रखना वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि 12 है, और जो 9वीं अनुसूची थी, कौन सी 9वीं अनुसूची थी आपकी? 9वीं अनुसूची को मैं आपको बता दूं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत शामिल किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत शामिल किया गया था। याद रखना 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत शामिल किया गया था। और संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में 12 है। क्लियर है ना? 10वीं अगर बात की जाए तो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। और इसको 52वें, कौन से? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत शामिल किया गया। कब? 1985 के तहत शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। और जो 11वीं अनुसूची है यह मैं आपको बता दूं ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है ना? किससे संबंधित है? पंचायती से। और एक महत्वपूर्ण अनुसूची है। और जो 11वीं अनुसूची है इसमें यदि विषय की बात की जाए तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। क्लियर है? और यदि बात की जाए 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इस अनुसूची को, 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है आपका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची भू सुधार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहां होता है? सबसे पहले भारत में सूर्योदय किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश, आप सब लोग जानते हो कि ये दक्षिण भारत है। और यहाँ आपको पता है यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और ये इधर का आप लोग देखोगे तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है। और वो कौन सा है? गौर माता। कौन सा है? गौर माता है। और पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश में है वो यहाँ पर क्या है? कीवीथू। कौन सा है? कीवीथू। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस यहाँ सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ये पश्चिम आप सब लोग जानते हो ये कैसा है? पश्चिम है। और ये क्या है? पूर्व है। ये क्लियर है ना? पूर्व है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में अगर देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने अंतर? 2 घंटे का अंतर है। कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यदि 4 बजे सूर्योदय हो जाता है तो यहाँ 6 बजे होगा। यदि माना कि यदि 4 AM पर यहाँ सूर्योदय होता है तो याद रखना यहाँ कितने AM पे होगा? 6 AM पर होगा। 2 घंटे का अंतर है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय मानक सीमा, भारत की जो कौन सी सीमा, जो भारत की मानक समय सीमा, भारत की जो मानक समय सीमा है, मानक समय सीमा है वह 82.5, कितने? 82.5 ईस्ट देशांतर पर है। क्लियर है ना? अक्षांश नहीं, देशांतर, या इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्लियर है ना? लॉन्गिट्यूड पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समय सीमा है ये मैं आपको बता दूं कि ये इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है।
क्लियर है ना। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और ये 82.5 ईस्ट है, इसीलिए भारत की मानक सीमा, जो मानक समय सीमा है, वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। कितनी? 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रेखा है, ये भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। जो भारत की मानक समय सीमा ऐसे समझो कि वो ऐसे गुजरती है। क्लियर है ना। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम बता दो। तो 5 राज्यों में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय सीमा निकलती है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह आजाद, ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी ऊधम सिंह और ऑप्शन डी सुहंसी जोश। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या है? ऊधम सिंह ने ही जनरल डायर को मार दिया था। आप सब लोगों को पता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की घटना, ये कब है? 1919 में है। क्लियर है ना। अमृतसर का एक जगह थी, अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग एक जगह का ही नाम है या स्थान का नाम है। और यहाँ उस समय जनरल ओ डायर गवर्नर जनरल हुआ करता था या जनरल था उस समय, ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था। और इसकी जो हत्या की गई थी वो 1940 में। कब? 1940 में। कहाँ की गई थी? लंदन। कहाँ पर की गई थी? लंदन में 1940 में। और किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देवसा पास का नाम है, किसका? पास या दर्रे का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी नीति दर्रा या नीति पास उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी चांगला दर्रा सिक्किम में है। ऑप्शन डी बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन सा है? सी है, क्योंकि सी ही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो चांगला दर्रा है ये लद्दाख में है। कहां पर है? चांगला दर्रा लद्दाख में है। लद्दाख के कुछ और यदि प्रमुख दर्रों की बात की जाए, जैसे खारदुंगला है। कौन सा है? खारदुंगला है। क्लियर है ना, ये यहीं पर है। उसके अलावा जोजिला दर्रा है, वो भी यहीं पर है, जोजिला दर्रा है। क्लियर है ना। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो लद्दाख में हैं। क्लियर है ना। अब बात की जाए उत्तराखंड में, नीति ये बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश का देवसा, और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन बी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन सी विश्व वन्य जीव दिवस और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस की बात की जाए तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की जाए तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। ये अगर बात की जाए तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये मैं आपको बताऊं, एक मिनट थोड़ा सा। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर नहीं, ये 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली नदी द्वीप स्थित है। और ब्रह्मपुत्र को आप सब लोग जानते हो कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? कैलाश पर्वत के चेमा युंगडुंग से। कैलाश पर्वत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। किससे है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है। क्लियर है ना? और याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? और जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए था। निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए बी सी में बाद में बताऊंगा। पहले देखो, जो कल्पक्कम है वो किससे सुमेलित है? नरोरा किससे सुमेलित है? तारापुर किस राज्य में है? और काकरापार किस राज्य में? तो मैं आपको बता दूं, ए के नीचे आप कल्पक्कम है आपका तमिलनाडु में, तो ए का है 4। बी की यदि बात की जाए नरोरा, तो नरोरा आपके उत्तर प्रदेश, बी का 2। और सी तारापुर की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में है, सी का 2। और डी काकरापार की बात की जाए तो ये ऑप्शन फर्स्ट गुजरात में, डी का फर्स्ट है। तो इसमें आप देख लो कि ए का 4 कौन सा है? एक तो ये है, ए का 4 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। जो क्वेश्चन ए का 4, बी का 2 और सी का 2, डी का 1 होगा। सॉरी, ये बी का है आपका नरोरा है, ऑप्शन 3। कौन सा है? ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी मोहना सिंह और ऑप्शन डी अनामिका बी राजीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनामिका बी राजीव हैं, वो नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है। शिवांगी सिंह की बात की जाए तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला। क्लियर है ना? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला थी। क्लियर है ना? पहली महिला। और यदि इनकी बात की जाए भावना कांठ और मोहना सिंह, तो ये दोनों हों। और एक और थी तीसरी, अविना चतुर्वेदी। कौन सी थी? अविना चतुर्वेदी। तो इन तीनों ने ही क्या किया गया था? वैसे भावना कांठ थी वो मुख्यतः इसकी वो थी, नेतृत्वकर्ता थी। और ये 26 जनवरी परेड या गणतंत्र में भाग लेने वाली, 26 जनवरी में भाग लेने वाली पहली महिला थी। भाग लेने वाली पहली महिला थी। कौन थी? वो भावना कंठ थी। और इनके साथ ही मोहना सिंह और अविना चतुर्वेदी भी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोरक्को की राजधानी रबात, ऑप्शन बी ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, ऑप्शन सी अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस और ऑप्शन डी केप वर्डे की राजधानी बमाको। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि केप वर्डे की बमाको नहीं होती, बल्कि केप वर्डे की जो राजधानी होती है वो प्रेया होती है। कौन सी होती है? प्रेया। क्लियर है ना? और बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? ऑप्शन ए नामांकित नॉमिनेटेड, ऑप्शन बी इलेक्टेड निर्वाचित, ऑप्शन सी अपॉइंटेड और ऑप्शन डी चयनित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति अनुच्छेद या से आर्टिकल 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पीएम की भी और प्लस अदर मिनिस्टर की भी, अन्य मिनिस्टर की भी नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी कांडला और ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो मैं आपको बता दूं, कांडला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और कांडला गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है ना? हल्दिया की बात की जाए तो कलकत्ता में है। कहां पर है ये? कलकत्ता में है। तूतीकोरिन
तमिलनाडु में है और कोचीन केरल में है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, सहारनपुर में शाकंभरी मेले का आयोजन किया जाता है। स से भी से याद कर सकते हो, शाकंभरी से सहारनपुर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ऑप्शन ए बेलूर, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी सेरिंगपट्टनम, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्रीरंगपट्टनम। क्लियर है ना। तो मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान अगर आपको पता हो तो ये हैदर अली का बेटा था। किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था, हैदर अली का बेटा था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो यह मैसूर राज्य, किस राज्य से संबंधित था? मैसूर राज्य से संबंधित था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में हुई थी और इस समय टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और 1799 में ही यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं। टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीली या ब्लू नील नदी का स्रोत है? इसमें यह पूछा गया है कि जो ब्लू नील नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से है? तो ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी चार्ड झील, ऑप्शन सी टाना झील, ऑप्शन डी तुर्काना झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, टाना झील। मैं आपको बता दूं कि जो एक तो ब्लू नील है, कौन सी है? ब्लू नील है और इसका उद्गम स्थल टाना झील है। कौन सा है? टाना झील। और ये कहां पर है? इथोपिया देश में। किस में है? इथोपिया देश में है। क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक है व्हाइट नील। कौन सी? व्हाइट नील, या इसको हम लोग सफेद नील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सफेद नील। इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? विक्टोरिया झील से है। कहां पर है? विक्टोरिया झील से है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हाइट नील और ब्लू नील, ये दोनों जाके सूडान में जाकर मिलती है। कहां पर? सूडान की राजधानी है खार्तूम के आसपास से हम मिलती हैं और वहीं से इन दोनों की संयुक्त धारा नील नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है ना। और नील नदी कहां पर है? आप सब लोग जानते हो, मिस्र में। कहां पर है? मिस्र में है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है विश्व की नील नदी, और इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज के चाल की माप इकाई, ऑप्शन बी नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, और ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक होता है। क्लियर है ना। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है, या खगोलीय इकाई का। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापी जाए तो प्रकाश वर्ष में हम लोग मापते हैं। क्लियर है ना। तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए अहरोरा, ऑप्शन बी अडवा, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बदुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, बदुआ। बांका बिहार में पड़ता है। कहां पर? बिहार में है बदुआ। क्लियर है ना। बाकी सभी उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है ना। एरोरा अडवा ये मिर्जापुर में है, दोनों ये मिर्जापुर में है, ये मिर्जापुर में। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट कार्य करता है? ऑप्शन ए केवल सर्किट स्विचिंग पर,
ऑप्शन बी केवल पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन सी दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन डी पता नहीं कोई याद दिया है। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट है वो केवल ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो क्या करता है, केवल पैकेटों में चलता है, छोटे छोटे बंडलों में चलता है। जैसे लाइन डली हुई होती है तो उसमें नेट चलता है, तो उसमें छोटे छोटे पैकेटों के रूप में यह चलता है। बच्चों आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, मुझे आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए के एन राज, ऑप्शन बी वी के आर वी राव, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी पी सी महालनोबिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और 20 रुपये थी। कितनी थी? 20 रुपये थी। यदि वी के आर राव की बात की जाए तो याद रखना वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले, वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो वो वी के आर राव थे। वैज्ञानिक आधार पर, किस आधार पर? तो याद रखना वैज्ञानिक आधार पर। क्लियर है ना। जबकि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप सब लोग जानते हो कि इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्लियर है ना। और ब्रिटिश संसद में, कहां पर? ब्रिटिश की संसद में नामित होने वाले पहले भारतीय थे, प्रथम भारतीय। क्लियर है ना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन किसकी श्रव्य आत्मकथा है? ये तो आपको नाम से भी लग रहा है कुरियन। ऑप्शन ए एम करुणानिधि, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी तेनसुलाओ और ऑप्शन डी सौरभ दुग्गल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और आप सब लोग जानते हैं कि इन्हें भारत में दुग्ध क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में दुग्ध क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। दुग्ध क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो मेघालय के कोनार्ड सांगमा हैं। कौन से हैं? कोनार्ड संगमा है। उसके अलावा मणिपुर की बात की जाए तो बीरेन सिंह हैं। कौन है? बीरेन सिंह हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू हैं। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1970। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है 1960। क्लियर है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो ओपेक है इसमें वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं। कितने? 13 सदस्य देश हैं। और इसकी अगर पूछा जाए कि ओपेक से किसकी सदस्यता समाप्त कर दी है तो कतर देश की सदस्यता। किसकी? कतर देश पहले ओपेक का सदस्य था लेकिन वर्तमान में नहीं है। कतर देश की सदस्यता समाप्त कर दी है। सदस्यता समाप्त कर दिया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको कतर को क्या कर दिया गया है? कतर को निकाल दिया गया है। क्लियर है ना। और उसके अलावा इसकी ओपेक का यदि मुख्यालय की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर पहले इसका जिनेवा में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? जिनेवा में हुआ करता था। लेकिन
वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वियना है। कहां पर है? वियना है। ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए नजीबाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी निजामाबाद और ऑप्शन डी कासगंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, निजामाबाद या आजमगढ़ भी। आपको अगर प्रॉपर जगह नहीं दी हो तो याद रखना आजमगढ़ का निजामाबाद है, और ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। किसी भी वस्तु के लिए ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन दिया जाता है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी एक बार पूछा गया था। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चवी टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है केरल। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, ऑप्शन बी जीडीपी के प्रतिशत में वृद्धि से, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी से। यदि किसी भी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया यदि बढ़ रही है तो उसमें प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़नी चाहिए, उसके अलावा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, और जो अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जरीन एस शर्मा, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी शुभा मुद्गल और ऑप्शन डी अनुराधा पौडवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, लता मंगेशकर को ही मेलोडी क्वीन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे व्यक्तिगत अनुमान के अनुसार लता मंगेशकर से बेहतरीन आवाज किसी की नहीं हुई। बहुत ही सुरीली आवाज, ये बहुत ही फेमस गायकार थी और अब तो इनका निधन हो गया, लेकिन इन्होंने हमारे भारत का नाम बहुत रोशन किया और इसे ही स्वर कोकिला के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? स्वर कोकिला कौन? तो लता मंगेशकर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से? ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी भगवान इंद्र और ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ से यह संबंधित है। जो रथ यात्रा है यह उड़ीसा की प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। और किस भगवान से? तो भगवान जगन्नाथ से यह संबंधित है। बच्चों आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, लाइक करें और इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिम्मैक्स कौन सा है? जिम्मैक्स 24 कहां शुरू हुआ? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी क्योटो जापान, ऑप्शन सी योकोसुका जापान और ऑप्शन डी नागोया जापान। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सारे जितने भी ऑप्शन है वो जापान के, तो हुआ तो जापान में, लेकिन जापान का प्रॉपर शहर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, योकोसुका। क्लियर है ना? याद रखना ये भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हॉकी। क्लियर है ना? हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। यदि बात की जाए हॉकी से संबंधित तो ये और हैं कुछ इंपोर्टेंट, जैसे ध्यानचंद कप या ट्रॉफी, उसके अलावा आगा खान कप ये भी हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा भी यदि बात की जाए बीटन कप
या बेटन लिखा मिल जाए, बेटन कप, ये सब किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 जुलाई है। और अगर बात की जाए तो एक प्रोजेक्ट टाइगर था जो इनसे संबंधित था। क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर है ना। और प्रोजेक्ट टाइगर कब था? तो यह 1973 में था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था जो भारत से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की सतह से ऊपर भूस्थितिक उपग्रह भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है। ऑप्शन ए 24,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 38,000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 36,000 किलोमीटर भूस्थिति उपग्रह भूमध्य परिधि होती है। कितनी परिधि होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। और वो किसकी होती है? भूस्थिति उपग्रह भूमध्य रेखी की होती है। इसे जियोसिंक्रेसिस भी कहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, तीरंदाजी। क्लियर है ना। आर्चरी भूटान का नेशनल गेम है। क्लियर है ना। आइस हॉकी की बात की जाए तो एक कनाडा का है, क्रिकेट का तो कई हैं, इंग्लैंड बता दूं आप लोगों को, एक इंग्लैंड का है। क्लियर है ना। तीरंदाजी इसका हो गया। वॉलीबॉल की बात की जाए तो जैसे नेपाल देश का भी है वॉलीबॉल। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर है ना। बिहार राज्य में नागी और नकटी बोर्ड सेंचुरी हैं। क्लियर है ना। और इस प्रकार रामसर साइट में, रामसर साइट भारत में कुल कितनी हो गई हैं? तो 82 हो गई। क्लियर है ना। इन दोनों के साथ कितनी हो गई हैं? 82। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो रामसर सम्मेलन था, रामसर सम्मेलन था, यह कब हुआ था? तो यह 1971 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये ईरान का एक शहर है, वहां हुआ था। और इस पर रामसर सम्मेलन में भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे रामसर साइट पर, वो 1900 कब किए? 82 में किए थे। क्लियर है ना। और 1982 से और लेकर 2024 तक कितने 82 रामसर साइट्स भारत में सम्मिलित कर लिए गए जो भारत के रामसर साइट्स थे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। ऑप्शन ए 9 से 12, ऑप्शन बी 9 से 25, ऑप्शन सी 9 से 35 और ऑप्शन डी 9 से 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 9 से 12 है। और भारत का तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत का कितना है? तो भारत का है 9 से 43। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी हीरापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, हीरापुर में इसको का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। बच्चों, आज की मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लियर है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बच्चों, आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।